सुहाना के कमरे में आदित्य और रूपा उसकी फैमिली फोटो को देखकर आपस में बात कर रहे थे। तभी रूपा की नजर काकी पर पड़ी। रूपा को काकी कुछ अलग ही लग रही थी। उसने आदित्य को फोटो दिखाते हुए कहा, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? आदित्य ने फोटो को देखते हुए कहा, शायद हाँ। ये फोटो 10 से 15 साल पुरानी लग रही है, क्योंकि इसमें सुहाना की उम्र कम लग रही है और इसमें सुहाना ने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। लेकिन काकी, आदित्य की बात को काटते हुए रूपा ने कहा, लेकिन काकी वैसी की वैसी ही लग रही हैं। 10 साल पहले वाली काकी और अब की काकी में कोई फर्क ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आदित्य भी इस बात पर गौर करते हुए सोचने लगा। उन्हें उस कमरे में फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। तभी रूपा ने फोटो को आगे पीछे पलटते हुए कहा, इस फोटो में तो कुछ भी नहीं लिखा है, न दिन न पता जहाँ पर ये फोटो खिंचवाई गई थी। अब इसके बारे में हम कैसे पता करें? आदित्य ने कहा, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है सुहाना खुद। बस हमें ये सोचना है कि आखिर सुहाना हमें पहचान क्यों नहीं रही है। वो काकी को पहचान रही है लेकिन मुझे नहीं। रूपा ने जोर देते हुए कहा, भैया कहीं ये सब काकी का किया धरा तो नहीं? आदित्य ने कहा, चाहे किसी का भी किया धरा हो, हमें इसे जल्द से जल्द सही करना होगा। इतना कहकर दोनों भाई बहन कमरे से बाहर निकले। तभी अचानक से आदित्य को कुछ याद आया। उसने रूपा को रोकते हुए कहा, रूपा, उस काकी के चक्कर में मैं तुमसे बात करना ही भूल गया। मुझे तुमसे बहुत कुछ बातें करनी है। पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। शायद इसलिए भगवान ने तुम्हें मुझे इस वक्त मिलवाया। ये सुनकर रूपा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं भैया? अगर माँ ने पापा से शादी ही नहीं की होती तो शायद हम नहीं मिलते, और पापा के अलावा माँ से कोई और शादी भी नहीं करता, और उस चीज के लिए मुझे उन पर हमेशा गर्व रहेगा। आदित्य ने सोचते हुए पूछा, पापा ने दूसरी शादी की क्योंकि उनके पास अपनी एक वजह थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने हाँ कैसे कर दी? पहले रूपा ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ देर तक मौन रही। फिर रूपा एक गहरी सांस भरते हुए बोली, दरअसल माँ की भी ये पहली शादी नहीं थी। इससे पहले जिस इंसान की माँ के साथ शादी हुई थी, वो इंसान शादी के अगले दिन ही एक एक्सीडेंट में मर गया। लेकिन गांव वालों ने अंधविश्वास के चलते माँ को उसका कारण समझा और माँ को गांव से निकाल दिया। ना वो ससुराल की रही और ना ही वो मायके की। तभी उनकी माँ को खबर मिली कि पुतुलबाड़ी की हवेली का मालिक एक औरत को ढूंढ रहा है शादी के लिए, और फिर नानी ने उनकी शादी करा दी। ये बातें मुझे माँ ने खुद बताई थी। आदित्य ने चिढ़ते हुए कहा, ये लोग और उनकी अंधविश्वास भरी बातें दोनों मुझे पसंद नहीं। उस लड़के के नसीब में जो लिखा था वही हुआ। उसकी वजह माँ कैसे हो जाएंगी? रूपा ने कहा, भैया हमारे देश में अंधविश्वास हद से ज्यादा भरा पड़ा है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, अंधविश्वास के प्रति लगाव जिसके भी सर लग जाता है, उसे उतारना उतना आसान नहीं होता। एक तरफ जहां आदित्य और रूपा लॉज में बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुसुम के घर पर उसको एक रहस्यमयी कॉल आता है, जिसके बाद वो अपने घर से निकल जाती है। झिलमिल जो वहां हैरान होकर खड़ी थी, वो भी बिना कुछ सोचे कुसुम के पीछे पीछे चलने लगी। कुसुम ने पीछे मुड़कर देखा तो झिलमिल उसका पीछा कर रही थी। उसने धीरे से झिलमिल से कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम घर वापस चली जाओ। झिलमिल चलते चलते बोली, नहीं दीदी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। आप कहाँ जा रही हैं? कुछ तो बताइए मुझे। कुसुम ने झिलमिल की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप जंगल की तरफ चलने लगी। जंगल की तरफ जाते जाते झिलमिल को काकी का वो भयानक रूप याद आने लगा। झिलमिल ने हकलाते हुए कहा, दीदी, आप इस वक्त जंगल की तरफ क्यों जा रही हो? मैंने अभी आपको बताया ना कि वहाँ काकी और वो डायन है, लेकिन आप वहीं क्यों जा रही हो? कुसुम बिना किसी सवाल के जवाब दिए बस चलती ही जा रही थी। झिलमिल ने मन ही मन सोचा, जिस तरह कुसुम दीदी जंगल की तरफ बेधड़क होकर जा रही हैं, इससे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे वो काकी के बारे में पहले से ही जानती हो। क्या वो सच में काकी के बारे में जानती हैं, या किसी और वजह से वो जंगल की तरफ से जा रही हैं? कुछ दूर चलने के बाद कुसुम एक पेड़ के नीचे आकर रुक गई। पीछे आती झिलमिल भी उसे देखकर वहीं रुक गई। अचानक उसे महसूस हुआ कि आसपास का माहौल ठंडा होने लगा।
जैसे वहां बस अभी बर्फ पड़ने वाली हो। ठंड के मारे झिलमिल के दांत किटकिटाने लगे। कांपती हुई आवाज में झिलमिल ने कहा, दीदी, यहाँ अचानक ठंड कैसे बढ़ गई? यहाँ हो क्या रहा है दीदी? तभी कुसुम ने गुस्से से कहा, इतना सवाल पूछती हो, कभी तो चुप रहा करो। तभी वहां अचानक से एक लाल घूंघट लिए औरत सामने वाले पेड़ के पीछे से निकली। उस औरत को देखकर झिलमिल चौंक गई। झिलमिल ने गौर से देखा तो वो कुछ 22 से 25 साल की लड़की ही लग रही थी। पतली कमर और लचकदार चाल। लेकिन तभी झिलमिल की नजर उस औरत की चोटी पर पड़ी जो जमीन छूते हुए उसके पीछे पीछे रेंग रही थी। ये देखकर झिलमिल की आंखें फटी की फटी रह गई। हैरानी भरी आवाज में झिलमिल ने कहा, इसके तो बहुत लंबी काली चोटी है। उस औरत को देखते हुए कुसुम ने कहा, हम खतरे में हैं। उनका सच अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है और अगर गांव वालों को पता चल गया तो हम सब के साथ वही होगा जो 18 अप्रैल 1995 को हुआ था। उस औरत ने भारी आवाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सच कभी बाहर आएगा ही नहीं और जिसे भी सच के बारे में पता है वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे। उस औरत की बातें सुनकर झिलमिल के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसने मन ही मन सोचा, सच तो मुझे भी पता चल गया है तो इसका मतलब। झिलमिल अचानक बोलते बोलते रुक गई, जैसे उसे समझ आ गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। तभी पलक झपकते ही उस औरत की लंबी काली चोटी झिलमिल के चारों ओर लिपट गई, जिसकी वजह से झिलमिल के मुंह से एक जबरदस्त चीख निकली जो जंगल में गूंजती रह गई। कुसुम वहीं चुपचाप खड़े हुए ये सारा तमाशा देख रही थी और देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई। उसने धीरे से कहा, रास्ते में जो आएगा उसका यही हाल होगा। अगले दिन सुबह आसमान साफ था और सूरज की किरणें कमरे की खिड़की से झांक रही थी। काकी और सुहाना सुबह सुबह ही हॉस्पिटल से लॉज वापस आ चुके थे। सुबह से ही सुहाना बहुत अलग बर्ताव कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जी किसी और चीज को लेकर मचल रहा हो। लेकिन काकी जब भी उससे कुछ पूछती हैं, वो चुप रहती। सुहाना बार बार सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद ही नहीं आई। तभी काकी ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है सुहाना, किस बात से तुम इतनी परेशान हो? अपनी काकी को नहीं बताओगी? सुहाना ने धीरे से कहा, मुझे सच में नहीं पता काकी, यही तो मेरी दिक्कत है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं उन्हें याद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है और इसी बात की चिंता मुझे तब से खाए जा रही है। ना मैं सो पा रही हूँ, ना ठीक से बात कर पा रही हूँ और इन सब के अलावा मुझे मेरी बच्ची की याद बहुत आ रही है काकी। यहाँ आए इतने दिन हो चुके हैं लेकिन मुझे अभी उसकी एक झलक देखने को नहीं मिली। ना जाने किस हालत में मेरी बच्ची होगी। इस बात पर काकी ने कुछ नहीं कहा, वो बस सुहाना को घूरे जा रही थी। तभी अचानक से कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। काकी तुरंत बेड से उठकर दरवाजा खोलने लगी। दरवाजा खोलते ही काकी वहां रूपा और आदित्य को देखकर चौंक गई। एक पल के लिए आदित्य को काकी का वो डायन वाला रूप याद आ गया, जिसकी वजह से उसके पसीने छूटने लगे। तभी रूपा ने आदित्य को संभालते हुए कहा, क्या हम सुहाना से मिल सकते हैं? काकी ने रूपा को घूरते हुए कहा, और तुम हो कौन? इससे पहले रूपा कुछ कहती, आदित्य ने तुरंत कहा, काकी वो क्या है ना, ये मेरी दोस्त है रूपा, मुझसे मिलने आई थी। काकी ने दरवाजा खोलते हुए उन्हें अंदर आने को कहा। अचानक रूपा आदित्य को कोहनी मारते हुए धीरे से बोली, आपने झूठ क्यों कहा? क्या आपको शर्म आती है लोगों से मेरी सच्चाई बताने में? आदित्य ने धीरे से कहा, अरे नहीं पगली, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अगर मैंने किसी को तुम्हारी सच्चाई बताई तो काकी को शक हो जाएगा और काकी का हवेली से कोई ना कोई संबंध है। इसीलिए जो कुछ भी है हमें काकी को नहीं बताना चाहिए और ना ही किसी और को बताना चाहिए। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहे तो ठीक होगा। रूपा ने भी यही सोचते हुए हामी भरी और दोनों सुहाना की तरफ बढ़े। जैसे ही आदित्य और रूपा सुहाना के करीब आए, सुहाना ने उन दोनों को देखते हुए कहा, जी आप कौन हैं? रूपा ने धीरे से कहा,
मैं रूपा, आदित्य की दोस्त। मुझे आदित्य ने बताया कि आपकी तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। अब आप कैसी हैं? सुहाना ने असमंजस होकर रूपा से कहा। आप किस आदित्य की बात कर रही हैं? तभी काकी ने सुहाना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुहाना, ये आदित्य है, इस लॉज के मालिक। सुहाना, तुम्हें जरा भी याद नहीं? सुहाना आदित्य को घूरते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ कल रात को। बस इतना जरूर पता है कि मुझे कुछ चीजें याद नहीं आ रही हैं। रूपा ने मुस्कुराते हुए सुहाना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा सुहाना, तुम बस हिम्मत मत हारो। जैसे ही रूपा की नजर काकी पर पड़ी, उसने देखा कि काकी उसे बहुत देर से घूरे जा रही थी। काकी की उन डायन वाली नजरों को याद करते हुए रूपा थोड़ी घबरा सी गई। इससे पहले वो कुछ कह पाती या कर पाती, अचानक से आदित्य का फोन बजने लगा। आदित्य ने कॉल उठाया और कुछ देर वो चुप रहा, लेकिन अचानक से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बौखलाते हुए रूपा की तरफ मुड़ा और फोन रखते हुए उसने कहा, हमें अभी के अभी मार्केट जाना होगा। तभी काकी ने सोचते हुए कहा, अब मार्केट किस लिए? आदित्य को समझ नहीं आया कि वो काकी को कैसे समझाए। एक तरफ उसकी आंखों में वो नजारा साफ साफ आ रहा था और दूसरी तरफ उसे अपने इस डर को ना छुपा पाने का भी डर सताए जा रहा था। तभी उसने धीरे से कहा, मार्केट में युवराज की लाश मिली है, हमें चलकर देखना चाहिए। युवराज का नाम सुनकर रूपा चौंक गई। उसने झट से कहा, लेकिन लाश मार्केट में कैसे मिल सकती है? ये सुनकर काकी बिजली की रफ्तार से रूपा की तरफ मुड़ी और जल्दी रूपा को एहसास हुआ कि उसने काकी को एक बहुत बड़ी वजह दे दी है अपने ऊपर शक करने की। आदित्य ने बात संभालते हुए कहा, अरे काकी, इसका मतलब ये है कि लाश ऐसे कैसे मार्केट में मिल सकती है? खून करने वाला आखिर सबको क्यों बताएगा कि ये खून हुआ है? हम एक काम करते हैं, मैं और रूपा जाकर देखते हैं, आप यहीं सुहाना के पास ही रहिए। इतना कहकर रूपा और आदित्य तुरंत उस कमरे से बाहर निकल गए। जाते जाते काकी ने रूपा को देखा और मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस लड़की में कुछ तो बात है, कुछ तो है जो ये छुपा रही है। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। सुहाना जो बेड पर बैठे बैठे ये सारी बातें सुन ही रही थी, उसने भी सोचते हुए पूछा, काकी, ये किस खून की बात कर रही हैं? और युवराज कौन है? तभी काकी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद आदित्य और रूपा लॉज से निकलकर मार्केट पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि ठीक उसी एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे लोगों का झुंड लगा हुआ था। आदित्य और रूपा धीरे धीरे उस भीड़ की तरफ बढ़ने लगे। रूपा ने धीरे से आदित्य से पूछा, पिछली बार भी लाश यहीं मिली थी ना? उस आदमी के बारे में सीजापुर में भी काफी लोग बात कर रहे थे। आदित्य बिना कुछ बोले हाँ में सर हिलाते हुए और उस भीड़ को चीरते हुए जाने लगा। जैसे ही आदित्य और रूपा भीड़ के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक नहीं बल्कि 2 लाशें थी। जैसे ही दोनों की नजर दूसरी लाश पर पड़ी, जिसे देखकर उनकी रूह कांप सी उठी। दूसरी लाश एक औरत की थी जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो देखने में इतनी भयानक लग रही थी कि कुछ देर कोई उसे देख ले तो वहीं पर बेहोश हो जाए। तभी आदित्य की नजर पास में पड़ी युवराज की लाश पर पड़ी। युवराज की लाश भी ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे किशन की थी। चेहरा और शरीर पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। तभी वहां अचानक से सरपंच जी आए। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर रो रहे थे। आखिर उनका इकलौता बेटा आज दुनिया छोड़कर चल पड़ा था। सरपंच सबके सामने आकर जोर से बोले, पुतुलबाड़ी के वासियों, आज मेरा बेटा यहाँ बेजान पड़ा है। कल यहाँ किसी और का बेटा या किसी और की बिटिया या किसी और का कोई रिश्तेदार होगा। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि रात को कोई भी अपने घर से ना निकले। रूपा आदित्य को भीड़ से दूर ले जाकर उससे कहने लगी, एक लाश तो युवराज की है, लेकिन ये दूसरी लाश किसकी है? है तो ये औरत, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ है। इस औरत का भी काकी के मकसद से कुछ लेना देना है।
आखिर कौन थी वो औरत जिसकी लाश युवराज के साथ मिली थी, और कैसे सुहाना की याददाश्त वापस आएगी? क्या आदित्य और रूपा उस औरत के बारे में पता लगा सकते हैं? जानने के लिए सुनते रहिए वियोना, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।